दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 3 धरातल के रूप बदलने वाले कारक आंतरिक कारक। इस अध्याय में हम प्रमुख रूप से धरातलीय परिवर्तन लाने वाले प्रमुख आंतरिक कारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। धरातल के रूप बदलने वाले कारक आंतरिक कारक। दोस्तों धरती या पृथ्वी का धरातल सभी जगह एक जैसा नहीं है। यह कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं पर्वत और पठार है तो कहीं मैदान। पर्वत, पठार और मैदान महाद्वीपों की प्रमुख स्थलाकृतियां हैं और इन स्थलाकृतियों का आकार और आकृति न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है, बल्कि उनमें समय के अनुसार या समय के साथ भी परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन दो तरह से होता है, या तो धीमी गति से या आकस्मिक रूप से। और इसको जानने के लिए दोस्तों स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है या उनमें कैसे परिवर्तन होता है, उसके बारे में आइए आगे जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए प्रमुख स्थल मंडलीय प्लेटों के बारे में। तो दोस्तों जो प्रमुख स्थल मंडलीय प्लेटें हैं, यानी कि स्थल मंडल कई दृढ़ खंडों में विभाजित है, इनको स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से प्रशांत महासागरीय प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरेशियन प्लेट। तो ये मुख्य जो प्लेटें हैं स्थल मंडलीय प्लेटें हैं, इन्हीं से जो हमारा संरचना है ये निर्मित हुआ है। और आप देख लीजिए दोस्तों स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है, इन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। प्रत्येक प्लेट में महाद्वीपीय या महासागरीय अथवा दोनों प्रकार की भूपटपटी शामिल होती है और ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर बहुत ही धीमी गति से तैर रही हैं। इनकी वार्षिक गति केवल कुछ मिलीमीटर होती है और प्लेट की इस गति को टेक्टोनिक मूवमेंट या विवर्तनिक संचलन कहते हैं। इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो धरातल पर चौड़ी दरारें बन जाती हैं। इसके कारण भ्रंश घाटियों और भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। जब यह गति समुद्र के नीचे होती है तो तलहटी पर लावा के जमाव से मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। आइए जानते हैं भूपरपटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आप जान लीजिए भूपरपटी यानी क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर लिथोस्फीयर या स्थल मंडल का निर्माण करता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। दोस्तों जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो प्लेटें हैं धीमी गति से संचालित हो रही हैं और जब ये दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो मोड़दार पर्वत या फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है और हमारा हिमालय भी इसी प्रकार निर्मित हुआ है। जब प्लेटों की ये गति जो है समुद्र के नीचे होती है तो महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त इसी तरह से बना है और अधिकतर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट की इन्हीं घटनाओं पर, इन्हीं स्थानों पर घटित होती हैं। दोस्तों आप जान लीजिए धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को हम उनकी प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित करते हैं, एक तो आंतरिक बल और दूसरा बाह्य बल। आंतरिक बल के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। दोस्तों आंतरिक बल क्या हैं? तो ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। आंतरिक बल को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो दीर्घकालिक बल, दूसरा आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बल में वलन और भ्रंशन शामिल हैं, आकस्मिक बल में ज्वालामुखी और भूकंप। देखिए सबसे पहले दीर्घकालिक बल के बारे में जानते हैं। दोस्तों दीर्घकालिक बल के द्वारा परिवर्तन इतनी धीमी गति से होते हैं कि मनुष्य को इसका आभास नहीं हो पाता और इसका प्रभाव हजारों वर्षों के बाद दिखाई देता है, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार और मैदान का निर्माण। यहाँ पर आप जान लीजिए 20 करोड़ वर्ष पहले जो है 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहते हैं और इसके चारों ओर पैंथालसा नाम का एक ही महासागर था।
परिवर्तन हुआ धीरे धीरे। तो पृथ्वी की ये देखिए ये दूसरा चरण है। तो पृथ्वी की प्लेट के खिसकाव के कारण नए नए महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हुआ और पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आई। और इसके बाद जो यहाँ पे परिवर्तन है, पृथ्वी पर आज 7 महाद्वीप हैं। भूमि और महासागरों के विस्तार और आकार में अभी तक बदलाव हो रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारी पृथ्वी है ये दीर्घकालिक बल के परिणाम स्वरूप वर्तमान में आई है और इसमें लगातार परिवर्तन भी हो रहा है। दोस्तों, पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप में आने के बाद भी जो प्लेटों की गति है वो लगातार जारी है। भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियाई प्लेट यानी तिब्बत के नीचे उतर रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत लगातार ऊंचा हो रहा है। आपने कभी सोचा है कि पर्वतों के निर्माण में आंतरिक बल किस प्रकार अपना प्रभाव डालते हैं? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, प्लेटों की गति के कारण पर्वत निर्माण करने वाले बल की उत्पत्ति होती है। ये बल 2 रूपों में कार्य करता है, वलन और भ्रंशन। तो वलन यानी फोल्डिंग क्या है? देखिए, जब 2 प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तो दबाव की क्रिया होती है, इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं। वलित पर्वतों का निर्माण होता है और मोड़ के बीच में घाटियां बनती हैं। हिमालय, आल्प्स, राकीज, एंडीज आदि मोड़दार या वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए, जब 2 प्लेटों में गतियाँ हो रही हैं तो इसके फलस्वरूप देखिए वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है और बीच में घाटियाँ बनती हैं। एक कागज़ को लेकर दोनों सिरों को जब आप दबाएंगे तो पाएंगे कि कागज़ के मध्य भागों में सिकुड़न आ जाती है। सिकुड़ने पर कागज़ का पहले वाला रूप बदल जाता है और इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर भीतरी दबाव का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है, जिससे हजारों वर्ष बाद बदला हुआ स्वरूप दिखाई देता है। वलन के बाद आइए जानते हैं भ्रंशन यानी फॉल्टिंग के बारे में। जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं, यानी 2 प्लेटें कोई एक इधर जा रही है एक इधर, तो जब विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिसे भ्रंश या फाल्ट कहते हैं। और इन्हीं भ्रंश रेखाओं के सहारे भूपर्पटी का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है या तो नीचे धंस जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को होस्ट या ब्लॉक पर्वत कहते हैं, जबकि नीचे धंसे हुए भाग को भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली कहते हैं। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं और नर्मदा और तापी नदियाँ भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखिए रिफ्ट घाटी का निर्माण किस तरह से हुआ है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं। तो दीर्घकालिक बलों के बाद आइए आकस्मिक बलों के बारे में जान लें। दोस्तों, आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक और त्वरित होती हैं, इनका हम पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। इसमें ज्वालामुखी और भूकंप आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं। इसके कारण भूपटल के ऊपर विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी यानी वोल्केनो के बारे में जानते हैं। ज्वालामुखी नाम से ही स्पष्ट है कि जिसके मुख से आग निकलती हो। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है, जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी से बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक सकरी नली के द्वारा होता है, जिसको निकास नली कहते हैं। यहाँ पे जो रेड कलर का दिखाया गया है ये आपको निकास नली है। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। इस छिद्र को बीवर या क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है और उस बीवर में पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। और आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से ज्वालामुखी की घटना है। यहाँ पृथ्वी के आंतरिक सतह से मैग्मा निकला, ऊपर की तरफ निकल रहा है, ये बीवर या छिद्र है। तो इसी के रास्ते जो है मैग्मा तरल रूप में बाहर निकलता है। और दोस्तों, भीतर के पदार्थ बाहर निकलकर धरातल पर जमा होते रहते हैं, जिससे कि पहले तो ये यहाँ तक प्लेन था, लेकिन जब धीरे धीरे ये इकट्ठा होता रहता है तो इस तरह से शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कभी कभी धरती की सतह पर लंबी दरार बन जाती है, जिससे पृथ्वी के अंदर का मैग्मा रुक रुक कर लावे के रूप में बाहर निकलता है, जिससे धरातल का विस्तृत क्षेत्र लावे की कई परतों से ढक जाता है और लावा पठार का निर्माण होता है। और भारत में दक्कन के पठार का निर्माण इसी तरह से हुआ है। ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है, इसको जानना है। दोस्तों, जहाँ पर भूतल कमज़ोर होता है, एथनोस्फीयर का मैग्मा जो होता है उस भाग को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है, जो हमें ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है।
चूल्हे पर रोटी या प्रेशर कुकर में दाल पकाते समय आप पाएंगे कि जब जब रोटी फूलते फूलते अधिक फूल जाती है तो एक छिद्र हो जाता है, जिससे वाष्प बाहर निकलने लगती है। कभी कभी रोटी का छिद्र इतना बड़ा हो जाता है कि दरार बन जाती है और रोटी की वाष्प बाहर निकलने लगती है। आपने दीपावली में, बारात में, अन्य उत्सव पर्वों या त्योहारों में मनाते हुए अनार पटाखा को जलते हुए देखा होगा। अनार के भीतर से जलते हुए तेजी के साथ पदार्थ, गैसें, चिंगारी, राख बाहर निकलते हैं और ऊंचाई तक जाकर फिर भूपटल तक आकर गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ज्वालामुखी उद्गार के समय धरती के भीतर से मैग्मा, लावा, राख आदि निकलकर बाहर जमा होते हैं। इससे ज्वालामुखी पर्वत और लावा पठार का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए, ज्वालामुखी मुख पर जब पानी भर जाता है उद्गार शांत होने के बाद, तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। यहाँ पर एक प्रयोग आपको दिया गया है कि मिट्टी का बना खाली अनार का पटाखा लीजिए, उसमें छिद्र से में थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़े, कागज़ के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा लेकर भर लें। फिर अनार की पेंदी में एक छोटा सा छिद्र लेकर उसमें रबर की नली लगाएं। छिद्र को अच्छी तरह बंद करके रबर की नली से फूंक मार कर देखें। हवा बल द्वारा भीतर से कागज़ के टुकड़े, बुरादा आदि बाहर आ जाते हैं। तो बिना बल के ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है, कोई न कोई बल लगता है जिससे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। दोस्तों, ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं। अगर देखें तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, इनके मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है। इटली का एटना और स्ट्राम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी इसके उदाहरण हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है, जिससे सदैव उद्गार होने से आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहता है और इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिणी अमेरिका का कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। दूसरा प्रकार है सुप्त ज्वालामुखी। तो जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी को सुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा और इटली का विसुवियस सुसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तीसरा है एक्सटिंक्ट वोल्केनो या शांत ज्वालामुखी। तो इस आकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था, किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती है। इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है। इसके मुख क्रेटर में पानी भर जाने के कारण क्रेटर झील बन जाती है। म्यांमार का दोस्तों पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य की क्रेटर झील इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए, आपको सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा इससे उद्गार होता रहता है दर्शाया गया है। दूसरे में सुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा को दर्शाया गया है। दोस्तों, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में जान लेते हैं। एटना और विसुवियस इटली में है, फ्यूजियामा जापान में, पोपा म्यांमार में, बैरन जो है ज्वालामुखी भारत में, मेयान फिलीपींस में, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में। और आप इसको मानचित्र से देखकर समझिएगा। ज्वालामुखी के क्षेत्र। तो दोस्तों, ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र की 2 प्रमुख पेटियां या मेखलाएं हैं। एक तो परिप्रशांत महासागर की पेटी, दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरा मध्य अटलांटिक पेटी। तो यहाँ पर ज्वालामुखी क्षेत्र रेड कलर से, रेड बिंदुओं से दर्शाए गए हैं और डार्क ब्लू से ये जो है आपका भूकंप क्षेत्र दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये कैसे जो है ज्वालामुखी और भूकंप के क्षेत्र एक कैसे पैटर्न बनाते हुए पूरे परिप्रशांत महासागरीय मेखला में। और इसके अलावा अभी आपने पढ़ा है मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी में ये सभी ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र पाए जाते हैं। दोस्तों, जहाँ पे मोड़दार पर्वत हैं अधिकतर ज्वालामुखी क्षेत्र वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी का एक भारी किनारा जब दूसरे हल्के किनारे के नीचे घुसकर पिघलता है तो मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है। ज्वालामुखी और भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। जब आप इस चित्र को देखेंगे तो देखिए अधिकतर ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र उसी जो है प्लेटों के किनारों पर जो है आपको दिखाई देंगे। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव क्या है? तो दोस्तों, लाभकारी प्रभाव में आप देखिए लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना और कपास की फसलें अच्छी उगती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे लौह खनिज आदि ऊपर आ जाते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल स्रोत मिलते हैं जिसमें गंधक घुला रहता है जो चर्म रोग के लिए लाभकारी है। अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापी बिजली का निर्माण होता है। और क्रेटर झील के बनने पर पर्यटक स्थल बनते हैं और झील का पानी सिंचाई के काम आता है।
हानिकारक प्रभाव में आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के नीचे वनस्पति और जीव जंतु दब जाते हैं। ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती भागों में भूकंप आते हैं। लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। और समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उबलने लगता है, जिसे बड़वानल कहा जाता है। इसके फलस्वरूप समुद्री जीव जैसे मछलियां मर जाती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। ज्वालामुखी के बाद आइए आकस्मिक बलों में भूकंप के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। ये पृथ्वी पर स्थल मंडलीय प्लेटों की गति का परिणाम है। भूकंप हल्के कंपन से लेकर विनाशकारी प्रभाव वाले हो सकते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न होती है और इन हलचलों के कारण पृथ्वी में भूकंपी तरंगें या कंपन उत्पन्न होता है। पृथ्वी के अंदर जहां से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप का उद्गम केंद्र यानी फोकस कहते हैं। और उद्गम केंद्र से ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को एपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। इस स्थान पर भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। अधिकेंद्र से भूकंपी तरंगें उसी प्रकार फैलती हैं जैसे किसी शांत तालाब में कंकड़ फेंकने पर तरंगें उत्पन्न होती हैं। धरातल पर सबसे अधिक कंपन अधिकेंद्र पर होता है। अधिकेंद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता में कमी होती जाती है। दोस्तों, जब भूकंप का अधिकेंद्र जो है समुद्र की तलहटी पर होता है तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठकर समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं। समीपवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर ये लहरें विशाल रूप धारण कर लेती हैं। इन्हें सुनामी कहते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के लगभग 80% भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी क्रिया होती है। इसलिए इस क्षेत्र को सरकम पैसिफिक फायर रिंग यानी परिप्रशांत अग्निवलय कहते हैं। इसके अतिरिक्त भूकंप का दूसरा प्रमुख क्षेत्र भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है, जिसे अंतः महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। और भारत में भूकंप क्षेत्र इसी पेटी के अंतर्गत स्थित है। दोस्तों, भूकंपी तरंगें पृथ्वी को 21 मिनट में पार करती हैं। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापते हैं और सुनामी भूकंपी तरंगें नहीं हैं। ये इन तरंगों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली महासागरीय लहरें हैं। भूकंप से बचाव किस तरह से किया जाए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भूकंप अति तीव्रगामी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। इसके आने पर काफ़ी जन धन की हानि होती है। अधिकतर लोग भवन के मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं क्योंकि स्थानीय भवन मकान भूकंप रोधी नहीं बनाए जाते हैं। भूकंप से बचने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं तो भूकंप आने के समय तुरंत स्कूल या भवन से तुरंत बाहर भागकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हों। यदि आप नगर कस्बा क्षेत्र में हों तो किसी मेज, तख्त या अन्य ठोस वस्तु के नीचे छिप जाएं। ध्यान ये भी रहे कि खिड़की, अलमारी या भारी वजनी वस्तुएं या पंखे के नीचे या बगल में नहीं छिपना चाहिए। अगर मकान बहुमंजिली है तो मकान से बाहर निकलकर सिर को हाथ से तकिया से ढक लें। यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे शीघ्र लगा लें। ऐसे समय में लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। अगर आप खुले क्षेत्र में हैं तो तुरंत किसी पेड़, बिजली के तार व खंभे और मकान से दूर जाकर खड़े हो जाएं। और अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुककर फ्लाईओवर, पावर लाइन और विज्ञापन बोर्ड से दूर खड़े हो जाएं। कार से चल रहे हों तो कार छोड़कर बाहर खुली जगह पर दूर खड़े हो जाएं। यदि आप सिनेमा हॉल, स्टेडियम, ऑडिटोरियम में हैं तो वहाँ पहले वृद्धों, दिव्यांगों और छोटे बच्चों को जाने दें। वहाँ से तुरंत अपने सिर पर हाथ रखते हुए बाहर निकलकर दूर खड़े हो जाएं। भूकंप से होने वाली मानव को प्रमुख हानियाँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भूकंप से हानि और लाभ दोनों हैं, तो लेकिन लाभ कम है, हानियाँ अधिक हैं। लाभ क्या है? तो भूकंपी तरंगें पृथ्वी को पार कर जाती हैं, जिससे पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिलती है। भूकंप आने से बहुमूल्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं और समुद्री भाग में भूकंप आने से तटीय भाग नीचे धंस जाता है, जिससे गहरी खाइयों का निर्माण होता है। फलस्वरूप बड़े जलयान तटीय क्षेत्र तक पहुंचते हैं और व्यापार में सहायता मिलती है। हानियाँ क्या हैं? तो भूकंप से सड़क, रेल पटरी, पुल, बिजली के खंभे टूट जाते हैं, मकान नष्ट हो जाते हैं, कल कारखाने और खानों में आग लग जाती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन क्रिया तेजी से होती है, जिससे बड़े बड़े भूभाग धंस जाते हैं और गहरे समुद्री भागों में तीव्र भूकंप आने के कारण सुनामी जैसी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में जन धन की अपार हानि होती है। तो अब अध्याय हमने पढ़ लिया है। आइए इसके बाद दोस्तों, इस अध्याय के बाद इसके अभ्यास प्रश्नों को हल कर लेते हैं, महत्वपूर्ण हैं।
पहला है कि स्थल मंडली प्लेट किसे कहते हैं। दोस्तों स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन खंडों को स्थल मंडली प्लेट कहते हैं, जैसे यूरोपियन प्लेट, अटलांटिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इसी तरह से अंटार्कटिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये सभी स्थल मंडली प्लेटें हैं। पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो जब आंतरिक बल आमने सामने कार्य करता है तब दबाव की क्रिया होती है, इसे धरातल में मोड़ पड़ जाते हैं और मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, जागृत, सुषुप्त और शांत। जागृत ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, इनसे लावा हमेशा निकलता रहता है, जैसे सिसिली द्वीप का एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी काफ़ी समय तक शांत रहने के बाद एकाएक लावा, राख आदि उगलने लगते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा और इटली का वेसुवियस। शांत ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था लेकिन अब नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका मुख या क्रेटर ज्वालामुखी पदार्थों से या पानी भर जाने के कारण बंद हो गया है। और शांत ज्वालामुखी में जो है म्यांमार का पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेटर झील शामिल है। ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ और हानि बताइए। तो हानि है, कई कई जो ज्वालामुखी विस्फोट से लावा निकलता है, वनस्पत जीव जंतु दब जाते हैं, समीपवर्ती भागों में भूकंप आते हैं, लावा प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर, खेत मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में विस्फोट से जल उबलने लगता है, जिससे बड़वा नल कहा जाता है, समुद्री जीव मर जाते हैं और इसके उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। ज्वालामुखी से लाभ क्या है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना और कपास की अच्छी पैदावार होती है। बहुमूल्य खनिज पदार्थ ऊपर आते हैं। ज्वालामुखी प्रदेश में मिलने वाले गर्म जल स्रोत के पानी में गंधक घुले रहते हैं, जो चर्म रोग के लिए लाभकारी होता है। और अधिक तापमान वाली भाप को संचित करके भूतापी बिजली का निर्माण होता है। इससे बनने वाला क्रेटर झील एक पर्यटक स्थल बन जाता है और झील का पानी सिंचाई के काम आ जाता है। अगला है भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट करिए। तो क्लियर हो जाइए, पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र यानी फोकस कहते हैं, और इस उद्गम केंद्र से ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को एपीसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली कोई 2 सावधानियां लिखिए। तो भूकंप आने पर घर, स्कूल आदि जगहों से निकलकर खुले स्थान पर भवनों से दूर खड़ा होना चाहिए, और यदि सड़क पर चल रहे हो तो तुरंत रुककर किसी फ्लाईओवर, पावर लाइन, विज्ञापन बोर्ड, पेड़ आदि से दूर खड़ा हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बताइए। तो एटना जो है इटली में स्थित ज्वालामुखी है, एटना। और कोटोपैक्सी आप देख लीजिए, कोटोपैक्सी दोस्तों सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। नर्मदा नदी ये भ्रंश घाटी में बहती है और हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। रिक्त स्थान को भरना है, रिक्त स्थान को भरना है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ज्वालामुखी के छिद्र को क्या कहते हैं? तो बीवर कहते हैं। अधिकतर भूकंप प्रशांत महासागर के, तो अधिकतर भूकंप प्रशांत महासागर के दोनों तट पर आते हैं। स्थल मंडली प्लेटें जो हैं वो दुर्बलता मंडल पर तैर रही हैं। और चौथा है, मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे लावा कहा जाता है। तो दोस्तों ये था 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 3, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, और इसमें हमने आंतरिक कारकों के बारे में जाना है। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है भूकंप और ज्वालामुखी की समझ के लिए भी, तो इस दृष्टि से भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और अभ्यास प्रश्नों के जो हल हैं वो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, और जो भी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आ रही हैं उनको दोबारा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही आसान भाषा में इसमें दर्शाया गया है कि किस तरह से भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, पृथ्वी की प्लेटों में कैसे गतियाँ होती हैं, और भूकंप और ज्वालामुखी के क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।